रहीम। मैं हूं डॉक्टर ख़ान, प्रोफेसर ऑफ फिज़िक्स, कैरियर काउंसलर, गाइड, लाइफ कोच, मास्टर ट्रेनर, एकेडमिक एंड मैनेजमेंट। आज हम बड़े अहम मौजू पे इस वीडियो में बात करने वाले हैं, जिसका इन्वान है श्रोडिंगर वेव इक्वेशन एंड इट्स इंटरप्रिटेशन। ये स्लाइड आपके सामने आ रही है। ये बड़ा अहम मौजू है कि श्रोडिंगर वेव इक्वेशन जो है उसकी क्वांटम मैकेनिक्स में क्या अहमियत है। तो इससे वह बात करने से पहले अगर आप क्लासिकल मैकेनिक्स को देखें तो क्लासिकल मैकेनिक्स में न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन है, जिसमें ख़ास तौर पर सेकंड लॉ ऑफ मोशन है, जिसको हम मैथमेटिकली ज़ाहिर करते हैं F = ma, या रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम = फोर्स। इससे हम पार्टिकल की पोजीशन, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, एनर्जी, मोमेंटम और तकरीबन हर चीज़ जो है वो मालूम कर सकते हैं। और इसकी मॉडिफाइड वर्जन में ले जाके हम वर्क एनर्जी थ्योरम की बात करते हैं। तो उसके बाद जब हम इलेक्ट्रोडायनामिक्स में जाते हैं तो मैक्सवेल इक्वेशन जो हैं वो ये काम करती हैं जो क्लासिकल मैकेनिक्स में न्यूटन लॉ ऑफ सेकंड जो है वो करता है, या वर्क एनर्जी थ्योरम करता है। किसी भी पार्टिकल जो है या किसी भी सिस्टम की कंप्लीट इन्फॉर्मेशन जो है देने के लिए इलेक्ट्रोडायनामिक्स में मैक्सवेल इक्वेशन जैसे वर्क करती हैं, और क्लासिकल मैकेनिक्स में जैसे न्यूटन लॉ ऑफ मोशन और वर्क एनर्जी थ्योरम काम करते हैं। इसी तरीके से ये जो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन है ये क्वांटम मैकेनिक्स में काम करती है। लेकिन क्लासिकल मैकेनिक्स और इलेक्ट्रोडायनामिक्स में चूँकि अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल और वेव पार्टिकल डुअलिटी और सुपरपोजिशन प्रिंसिपल का हमें वास्ता नहीं पड़ता, इसलिए इनकी ट्रीटमेंट जो है वो काफ़ी आसान है। और इसके जो रिज़ल्ट्स होते हैं वो इसके जो रिज़ल्ट हैं वो मोस्टली जो है वो एक्स्ट्रा प्रिसाइज होते हैं, वेल डिफाइंड ट्रेजेक्ट्री होती है। लेकिन क्वांटम मैकेनिक्स में ऐसा नहीं होता, क्योंकि क्वांटम मैकेनिक्स में ये तीनों चीज़ें जो हैं वो डोमिनेट कर जाती हैं, वेव पार्टिकल डुअलिटी, अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल और सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। इसलिए और ये इशू जो है क्वांटम मैकेनिक्स में वो बड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, और बाज़ दफ़ा हमें कॉम्प्लिकेटेड इशू को सॉल्व करने के लिए, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए जो हमारे पास कॉम्प्लेक्स कंप्यूटर्स हैं उनका भी सहारा लेना पड़ता है। और इसका तरीक़ाकार ये है, ये कुछ स्लाइडें जब आपके सामने आएंगी गुजारूंगा मैं, ये जो मैंने कुछ बातें की हैं। ये मॉडल जो हैं पहले इन्फॉर्मेशन है सारी, ये श्रोडिंगर ब्लैक कैट है, इस पर मेरी अलग वीडियो है, उसको देखिएगा। ये श्रोडिंगर वेव इक्वेशन जिसकी मैंने बात की है ये आपके सामने आ रही है। इसी पे मैं अभी बात कर रहा था कि इसका वही रोल है जो सेकंड लॉ ऑफ मोशन, वर्क एनर्जी थ्योरम और मैक्सवेल इक्वेशन और इलेक्ट्रोडायनामिक्स का जो क्लासिकल मैकेनिक्स में है। ये जो इक्वेशन आपके सामने आ रही है इसमें जो पहला पोर्शन आपको नज़र आ रहा है IH कट करली साई और करली टी जो है, तो ये करली साई और करली टी जो है ये है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेव फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। इस इक्वेशन का तरीक़ाकार ये है कि चूँकि वेव पार्टिकल डुअलिटी की हम बात करते हैं तो पार्टिकल के साथ जो वेव अटैच होती है उसको ये फंक्शनल करती है और अपने ये वेव फंक्शन के ज़रिए, और एंड रिज़ल्ट पे जब जाते हैं वेव फंक्शन कोलैप्स हो जाता है और हमें पार्टिकल की इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। जिसमें जो लेफ्ट हैंड साइड पे आपको चीज़ नज़र आ रही है वो आपकी टोटल एनर्जी है। उसके बाद राइट हैंड साइड पे आपको दो टर्म्स नज़र आ रही हैं। एक है -h²/2m, ये है मास ऑफ जो पार्टिकल वाला पोर्शन, और आगे है del² साई। del² जो है वो लैप्लास ऑपरेटर है और वो बता रहा है डबल डेरिवेटिव जो है चेंज इन साई विद रिस्पेक्ट टू वेव फंक्शन। और उसके बाद आखिर पे जो टर्म है, ये जो टर्म है जिसमें अभी मैंने बात की है मैथ्स वाली, ये काइनेटिक एनर्जी टर्म है, और आखिर पे जो V साई है वो पोटेंशियल एनर्जी टर्म है। जब हम इसको देखते हैं तो बेसिकली ये टोटल एनर्जी E टोटल = काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, ये इसको हम कह सकते हैं कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी इन क्वांटम मैकेनिक्स। अब इसका अभी जैसे मैंने आपको बताया है कि इसका तरीक़ाकार क्या है इसका डील करने का, ये उसकी मॉडिफाइड वर्जन है जब भी मैंने बातें की हैं। इसमें हम करते क्या हैं, जो मैं बात की थी मैंने श्रोडिंगर वेव इक्वेशन को हल करने के लिए वेव के साथ जो वेव फंक्शन अटैच है उससे हम ये इन्फॉर्मेशन निकालते हैं। उसमें ये सारी इन्फॉर्मेशन होती हैं। निकालते कैसे हैं कि जब हम श्रोडिंगर वेव इक्वेशन को हल करते हैं तो हल करने के साथ साथ जो है उसके हमें 4 क्वांटम नंबर का सहारा लेना पड़ता है। और इसमें क्वांटम मैकेनिक्स में, क्लासिकल मैकेनिक्स में बहुत बड़ा फ़र्क जो है वो ये है कि इसके जो रिजल्ट्स हमारे सामने आते हैं
वो एक्स्ट्रा प्रिसाइज भी नहीं होते और ट्रैजेक्टरी जो है पार्टिकल की वो वेल डिफाइंड नहीं होती और मोस्टली हम प्रोबेबिलिस्टिक या प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का सहारा लेते हैं। और ये एग्जांपल जो एक आपके सामने आई है, ये आपका जो न्यूक्लियस है उसको मैग्नीफाई किया गया है 10,000 से भी ज़्यादा और इसमें दिखाया गया है मुख्तलिफ पार्ट्स पे कि इलेक्ट्रॉन जो है वो कहीं भी हो सकता है। इसको जो फिगर है बड़ी उसको बताया गया है कि इलेक्ट्रॉन की पॉपिंग आउट पोजीशन जो है वो किसी वक्त किसी भी टाइम हो सकती है, लेकिन जब हम उसकी प्रोबेबल वर्क जो लोकेशन को पॉइंट आउट करना चाहें तो फिर जो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन सिस्टम के लिए सॉल्व करेंगे उसका जो वेव फंक्शन होगा उसमें 4 क्वांटम नंबर जो हैं उनका हमें सहारा लेना पड़ेगा। और वो 4 क्वांटम नंबर कौन से हैं? इसमें पहला है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जिसकी शेप स्फेरिकल होती है, इसको हम शार्प स्टेज भी कहते हैं। दूसरा क्वांटम नंबर जिसका हम सहारा लेंगे वो है पी जो है जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के बाद हमारा एजीमुथल क्वांटम नंबर है और उसकी जो शेप पी शेप भी हो सकती है, जिसको हम पीनट शेप कहते हैं या डम्बल शेप भी कहते हैं। ये उस स्टेट की जो है प्रिंसिपल स्टेज है। उसके बाद इसकी सब शेल की शेप जो है वो डी शेप भी हो सकती है, जिसको हम डेजी शेप या डम्बल शेप कहते हैं। ये डिफ्यूज स्टेज है सब शेल की। और उसके बाद एफ स्टेट है, जिसको हम फैमिली ऑफ डम्बल या फैमिली ऑफ डेजी लीफ जो है वो कहते हैं। और ये उसकी स्टेज जो है फंडामेंटल फ्यूज या कॉम्प्लेक्स स्टेज कहलाती है। तो ये 4 जो क्वांटम नंबर हैं इनमें प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जो है ये उसकी जो है वो जो है साइज़ बताएगा। उसके बाद एजीमुथल क्वांटम नंबर एल जो है इस एन की हम वैल्यू लेंगे 1 2 3 अप टू इन्फिनिटी। एल की वैल्यू में 0 भी शामिल कर देंगे और अप टू n-1 ये हमें बताएगा शेप। और एम एल जो है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर जो है इसकी वैल्यूज़ -L12 होती हैं, ये हमें बताएगा पोजीशन। और उसके बाद एम एस जो है स्पिन क्वांटम नंबर जो है ये हमें बताएगा ओरिएंटेशन और उसकी 2 ही वैल्यूज़ होती हैं। तो आगे जो सब शेल हैं इनकी जो पोजीशन होगी वो मैंने आपके सामने बना दी है। और ये जो डायग्राम मैंने आपको दिखाई है कि इलेक्ट्रॉन किसी जगह भी हो सकता है, जिसको मैंने पॉपिंग आउट ऑफ इलेक्ट्रॉन कहा है। और इसकी जो है बड़ी अच्छी मिसाल ये इसकी ट्रैजेक्टरी दिखाई गई है कि उस वक्त तक जब तक हम मालूम नहीं कर लेते ये कहीं भी हो सकता है। लेकिन इसकी जो वाज़ेह शक्ल है ये एक आगे मैप आएगा, इसमें उसने बड़े अच्छे तरीके से समझाया है कि फ़र्ज़ करें कि आपने अपनी लोकेशन जो है वो मालूम करनी है कि आपके घर की पोजीशन क्या है। ये आपके सामने मैप आया है, ये पूरा वो एरिया सिटी जो है उसका नक्शा है। तो इसमें हम कैसे करेंगे नक्शा जो है, इसमें जो सिटी है उसको आप एटम मान लें और अपने घर की जो लोकेशन आप देखना चाह रहे हैं 4 क्वांटम नंबर के हवाले से उसको आप मान लें इलेक्ट्रॉन की लोकेशन। तो इसी तरीके से हम श्रोडिंगर वेव इक्वेशन को सॉल्व करके उसके वेव फंक्शन जो है उसकी इंफॉर्मेशन से निकालते हैं 4 क्वांटम नंबर के हवाले से। तो इसमें एक बहुत बड़ा सवाल था जिसका मैंने जवाब देने की कोशिश की है। उम्मीद है ये कुछ बातें जो मैंने की हैं ये आपको समझ आ गई होंगी। अगर ऐसा है ये वो क्वांटम नंबर हैं जिनकी भी मैंने बात की है, जिनकी मुख्तलिफ वैल्यू जो हैं और मुख्तलिफ शेप जो हैं वो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व की बनती हैं। इसमें जो सबसे अहम चीज़ है बताने वाली वो ये है कि इसके बारे में क्वांटम मैकेनिक्स जो है ये थोड़ी सी कन्फ्यूजिंग है। इसके बारे में 3 कोटेशंस बड़ी अहम हैं। इसमें पहली कोटेशन जो है वो फेमन की है। वो कहता है कि कोई बंदा भी जो क्वांटम मैकेनिक्स को नहीं समझ सकता, यानी इसको समझना इतना आसान नहीं है। दूसरी जो कोटेशन है वो नील बोहर की है। वो ये कहता है कि क्वांटम मैकेनिक्स जो है जब तक आपको झटका ना लगाए या आपको समझ नहीं आती। और तीसरी कोटेशन जो आपके सामने मैं दिखा रहा हूँ वो है जेलमैन की। और वो ये कहता है कि क्वांटम मैकेनिक्स जो है उसमें मुश्किल से मुश्किल चीज़ें जो हैं उनका हल मौजूद है, लेकिन इसके पास हल तो मौजूद है मगर ख़ुद ही एक ऐसी चीज़ है जो समझ नहीं आती। ये जो स्लाइडें मैं आपके सामने गुजार रहा हूँ इसमें एक बड़ी अहम इन्फॉर्मेशन है कि क्वांटम मैकेनिक्स जो है ये जो इलेक्ट्रॉन का बिहेवियर जो है एटॉम के लेवल पे बताती है उसको हम कहते हैं लाइक नथिंग बिहेवियर। लाइक नथिंग बिहेवियर से यहाँ मुराद ये है कि वो ड्यूल उसको इन्फॉर्मेशन उसमें होती है, पार्टिकल की भी वेव की भी। तो अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल जो कि ड्यूल इन्फॉर्मेशन से मना करता है इसलिए हम उसको नथिंग स्टेज भी कहते हैं। और दूसरी चीज़ जो है ये शक्ल डायग्राम जो आपके सामने आ रही है
कि क्वांटम मैकेनिक्स में जिसको हम एम्प्टी स्टेट कहते हैं वो बिजिएस्ट स्टेट होती है। और बिजिएस्ट स्टेट एम्प्टी स्टेट की यहाँ वजह ये है कि जब हम उसको एम्प्टी स्पेस कहते हैं तो उसमें एक्साइटेड जो है वैक्यूम मोड्स होते हैं। ये आपके सामने दिखाए गए हैं कि लाल निशान भी, नीले निशान भी हैं और दूसरे निशान के अलावा भी हैं। तो वहाँ नीचे लिखा भी हुआ है कि एम्प्टी स्पेस और पार्टिकल, एम्प्टी स्पेस में एक्चुअली पार्टिकल हैं और वो पार्टिकल जो हैं वो एक्साइटेड वैक्यूम मोड की शक्ल में हैं। और आगे दिखाया गया है कि वैक्यूम मोड जो हैं वो कैसे हैं, और आगे नीले जो है दिखाया गया है कि एक्साइटेड मोड्स हैं। तो वैक्यूम जो है उसमें नथिंग से मुराद ये नहीं है कुछ नहीं होता, उससे मुराद ये होती है कि उसमें पार्टिकल जो हैं वो दोनों मोड की शक्ल में होते हैं, वो एक्साइटेड भी और अनएक्साइटेड भी। और बिजी स्पेस हम इसलिए इसको कहते हैं कि इसमें हाईली टेंजेंट जो हैं वो मोड्स करीब करीब होते हैं, और इसके अलावा जो बिजी नॉन बिजी स्टेट होती है या स्पेस होती है उसमें जो मोड्स होते हैं वो थोड़ा बहुत दूर दूर होते हैं, लेकिन होते हैं। इसमें ये देखें, ये जो डायग्राम आपके सामने आई है इसमें जो करीब करीब हैं उनको लिखा गया हाईली इंटेंजेंट यानी क्लोज टूगेदर, और जो दूर दूर हैं दो दिखाए गए हैं उसमें लिखा गया नॉट वेरी इंटेंजेंट। तो इस तरीके से ये फेमैन की कोटेशन मैंने आपको बता दी है, ये पहले जो मैंने बताई थी। उसके बाद ये नील बोहर की भी बता दी है, और जो आगे उसमें जेलमैन की उसकी भी बता दी है। यानी क्वांटम मैकेनिक्स में जो भी आपको समझ आता है गनीमत समझें, इसको समझना इतना आसान नहीं है। तो श्रृंखला वेरिफिकेशन की क्या अहमियत है क्वांटम मैकेनिक्स में, उस पर मैंने काफ़ी बात कर दी है। अब मुझे आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा, इस गुजारिश के साथ कि आप इस वीडियो को पहले से ज़्यादा लाइक भी करेंगे, सब्सक्राइब भी करेंगे, और मुझे अपनी राय जो है उसका इजहार भी करेंगे। अल्लाह आपका हामी नासर हो। थैंक यू वेरी मच।